हेलो, नमस्कार। मैं एडवोकेट आकाश तिवारी आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे तीनों क्रिमिनल लॉज थे उनको 1 जुलाई 2024 से उनमें बदलाव किया गया है, जिसमें आईपीसी को बीएनएस में कन्वर्ट किया गया, सीआरपीसी को बीएनएसएस में और एविडेंस को बीएसए में। और अब पुराने जो हमारे सीआरपीसी थे उसके केसेस जो जिसमें उसमें ट्रायल चल रहा था, और तो उसको भी हमको पढ़ना है, और नए हमारे बीएनएसएस और बीएनएस और बीएसए को भी थोड़ा पढ़ना है। दोनों की तैयारी लेके चलनी है। तो इसी के संदर्भ में हमने एक वो बनाया है कि क्रिमिनल जो बीएनएसएस में क्रिमिनल हमारा जो केस रहेगा उसका ट्रायल कैसे चलेगा। तो उसके लिए हमने बनाया है कि क्रिमिनल केस दो प्रकार के होते हैं। इसमें होता है कि एक जिसमें पुलिस एफआईआर जिसमें एफआईआर दर्ज होता है, और दूसरा होता है परिवार जिसको हम कंप्लेंट केस बोलते हैं। तो पहला केस हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और उसी के हिसाब से हम बात करें। पहला केस वह होता है जो कि पुलिस एफआईआर के आधार पर होता है, और दूसरा जो होता है वो कंप्लेंट केस, जिसमें अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस जिसको हम कहते हैं उसकी धारा 210 और 223 के तहत कोर्ट में कंप्लेंट, जिसको परिवाद इस्तगासा कहते हैं, उसको दायर किया जाता है। यहाँ हम सिर्फ पुलिस द्वारा की गई एफआईआर के बारे में बात करेंगे, कंप्लेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग, पुलिस द्वारा कोर्ट चार्जशीट या चालान पेश करने से पहले जिसमें पुलिस से इन्वेस्टिगेशन होती है। दूसरा भाग हमने तैयार किया है कि कोर्ट में केस का ट्रायल कैसे होगा, और तीसरे भाग में हमने जजमेंट, उसके बाद अपील और मर्सी पिटीशन जिसको हम दया याचिका कहते हैं उसको रखा है। और आज हम आप लोगों से पहले भाग के बारे में बात करेंगे। पहला भाग हमारा था इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन। अपराध होने के बाद जब सबसे पहला काम होता है उस अपराध की सूचना पुलिस को देना। कोई भी अपराध घटित होता है तो उसकी सूचना जिसके साथ घटित या हुआ है वो जाके पुलिस स्टेशन में देता है। जो व्यक्ति अपराध की सूचना देता है वह शिकायतकर्ता कहलाता है। जिस व्यक्ति के साथ अपराध किया जाता है वह विक्टिम, या आप उसको फरियादी या पीड़ित कह सकते हैं, और जो व्यक्ति अपराध करता है वो एक्यूज्ड, आरोपी और अभियुक्त कहलाता है। पुलिस को अपराध की सूचना देने वाला व्यक्ति पीड़ित नहीं हो सकता। जैसे होता है कि कभी कभी अपराध घटित होता है और वो व्यक्ति उसने कोई प्रार्थना पत्र पुलिस स्टेशन में नहीं दिया, या अन्य व्यक्ति भी दे सकते हैं। कि तो इसमें यही बताया गया कि जैसे कोई व्यक्ति जिसने अपराध को देखा हो और वो पीड़ित हो या उसका पीड़ित का हिस्सा हो या ना हो, वो भी शिकायत करता हो सकता है। आगे हम बात कर रहे हैं, पुलिस स्वयं भी किसी अपराध का शिकायत करता हो सकती है। जैसे आप लोग देखते हैं कि हाँ, कभी कभी पुलिस खुद ही कहती है कि हाँ, मुखबिर की सूचना पे। तो ऐसे ही जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूटी या गश्त पर है और कोई अपराध होते हुए देखा है तो पुलिस ऑफिसर स्वयं भी शिकायत करता हो सकता है। इसके अलावा पुलिस को अपने किसी मुखबिर, जिसको हम बोलते हैं कि मुखबिर की सूचना पे, या फिर अपनी पहचान बताए बिना पुलिस को सूचना दे, उस अपराध में पुलिस ऑफिसर ही शिकायत करता होगा। जैसे आप लोग देखते हैं किसी किसी में कि हाँ, चेकिंग के दौरान या मुखबिर की सूचना पे, तो उसमें जो भी पुलिस अधिकारी होता है वही शिकायत करता है, वही एफआईआर पंजीकृत करवाता है। जब भी पुलिस अधिकारी को अपराध की सूचना मिलती है तो उसका पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है कि वो एफआईआर रजिस्टर्ड करे। अब बीएनएसएस की धारा 173 में एफआईआर रजिस्टर्ड करना होता है। अगर समय नहीं है और मौके पर पहुंचना जरूरी है तो पुलिस सबसे पहले मौके पर जाकर हालत काबू करेगी, फिर एफआईआर। जैसे कभी कभी क्या होता है, दंगा हो जाता है और
मारपीट हो जाता है, गंभीर प्रकरण होता है, तो उसमें क्या कहते हैं, पुलिस को सूचना जैसे मिलती है, पुलिस सबसे पहले घटना स्थल पे पहुंचती है और वहां की घटना को कंट्रोल करती है और वो खत्म, उसके बाद फिर एफआईआर पंजीकृत करती है। जैसे संगीन अपराध, जिसको हम गंभीर हीनियस ऑफेंसेस कहते हैं, के मामले में आरोपी पकड़ा नहीं गया है, तो सबसे पहले पुलिस आरोपी को ढूंढेगी। जैसे आपने एप्लीकेशन थाने पे दिया, एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद अगर मामला हीनियस है, गंभीर प्रकृति का है, तो आरोपी को पुलिस ढूंढेगी। तो बीएनएसएस की धारा 35 के तहत बिना वारंट के उसे अरेस्ट कर सकती है अगर मामला हीनियस है, संज्ञेय प्रवृत्ति का है। पुलिस बीएनएसएस की धारा 49 के तहत आरोपी की तलाशी कर सकती है कि हाँ, आरोपी के पास क्या है क्या नहीं है। जैसे पुलिस पकड़ती है तो उसकी तलाशी कर सकती है। आप जैसे देखते होंगे एनडीपीएस वगैरह के सेक्शंस में क्या होता है कि हाँ, उनके पास कुछ जब्ती होती है, तो वो देखते हैं कि हाँ, कुछ जो भी जिसको पकड़ा उसके पास कुछ है। या फिर बीएनएसएस की धारा 185 के तहत पुलिस उस स्थान की तलाशी कर सकती है, उस प्लेस की भी तलाशी कर सकती है जहां पर अपराधी पकड़ा गया है, और भी उस जो भी उस आरोपी के पास होता है, कपड़े और सामान उसके पास जो भी होता है, उसको अपने कस्टडी में लेती है, जिसको हम जब्त कहते हैं कि हाँ, पुलिस ने उसको जब्त कर लिया उसके सामान, और एक जब्ती की रसीद आरोपी को दी जाती है। लोग को नहीं पता होता है, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि हाँ, जो भी सामान जब्त होता है अभियुक्त के पास से, उसकी एक रसीद उसको आरोपी को दी जाती है। इसके बाद पुलिस बीएनएसएस की धारा 36 के तहत आरोपी के किसी भी परिचित या रिश्तेदार को आरोपी के गिरफ्तार होने की खबर करेगी। अब इतनी छोटी बात है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, और इन्हीं केसेस, इन्हीं छोटे छोटे लूप होल के आधार पर बाद में एक्यूज्ड को बेल वगैरह मिलती है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो जिस आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, उसके रिश्तेदार या चिर परिचित को उसको इंफॉर्मेशन कि हाँ, हमने गिरफ्तारी की है और ये फला फला चीजें हैं। अगर जरूरी हो तो आरोपी के दिए गए पते पर किसी पुलिस ऑफिसर द्वारा, अगर फोन नहीं, अगर उसको खबर नहीं किसी तरीके से पहुंचाई जा रही, तो एक किसी उसी थाने के पुलिस ऑफिसर द्वारा उसके घर पे जाके इत्तला की जाती है कि हाँ, फला फला व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है, हमारे एक कस्टडी में। उसके बाद पुलिस एफआईआर करने से पहले या फिर एफआईआर करने के बाद भी जैसा भी उचित समझे, अपराधी एवं पीड़ित व्यक्ति को बीएनएसएस की धारा 51, 52, 53, 184 और 397 के तहत मेडिकल परीक्षण के लिए पास के सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएगी। जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, किसी आरोपी को, अभियुक्त को गिरफ्तार करती है, तो सबसे पहले जरूरी है या पीड़ित हो, दोनों कोई जरूरी नहीं, दोनों का, तो क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में रहते हैं, इसलिए उनको जो पास के सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल में है, कोई जरूरी नहीं कि हाँ, सरकारी अगर दूर हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में बीएनएसएस की धारा 51, 52 और 53, 184, 397 के तहत मेडिकल परीक्षण करवाया जाएगा। और बीएनएस की धारा 30 के अनुसार एक डॉक्टर घायल रोगी व्यक्ति का उसकी सहमति के बिना उसके जीवन की रक्षा के लिए उसका इलाज कर सकता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हाँ, वो एक्यूट कहता है, पीड़ित या कोई भी हो, गंभीर हालत उसकी रहती है, तो मना करता है, लेकिन ये उसकी ड्यूटी है, डॉक्टर की ड्यूटी है कि उसका इलाज करना है, जो भी घायल है उसकी सहमति हो या ना हो, क्योंकि उसको बचाना, उसकी जीवन को सेव करना है। उसके बाद बीएनएस की धारा 200 के तहत कोई भी हॉस्पिटल पीड़ित व्यक्ति का इलाज करने से मना नहीं कर सकता। जैसे कभी कभी होता है कि हाँ, अगर मौके पे सरकारी हॉस्पिटल नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग लेके जाते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मना करने लगते, नहीं ये पुलिस मैटर है, इसमें पहले पुलिस का वो बुलाइए, तो वो ठीक है, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता कि हम इलाज नहीं करेंगे। यदि मामला हीनियस क्राइम जैसे रेप का हो, तो बीएनएसएस की धारा 184(6) के तहत डॉक्टर को रेप की जांच की एक रिपोर्ट 7 दिन के अंदर पुलिस को थाने पे भेजनी पड़ेगी।
जो हीनियस क्राइम में होता है। इसीलिए कोई भी हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता, ना कोई डॉक्टर मना कर सकता है। इन सब कार्रवाई के बाद पुलिस को लगता है कि जिस धारा में केस बनता है तो धारा जमानतीय है, या फिर पुलिस के पास आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं मिला है, फर्जी और फंसाया जा रहा है, तो दोनों ही स्थितियों में आरोपी को बीएनएसएस की धारा 478 के तहत पुलिस बीएनएसएस की धारा 478 अब हो गई है, जिसमें पुलिस थाने से ही जमानत पर छोड़ देती है। कभी कभी होता है कि हाँ जमानती अपराध है और इसमें कोई उसके अभियुक्त के खिलाफ कोई साक्ष्य एविडेंस नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है कि हाँ इसने अपराध किया है, तो क्या करेगी पुलिस की थाने से ही एक जमानतदार लेके एक बॉन्ड पे साइन करा के और उसको जाने देगी। इसके लिए पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की जमानती या बेल बॉन्ड की मांग आरोपी से की जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसके लिए वो एक सिक्योरिटी बॉन्ड पे सिग्नेचर करवा सकती है या मांग कर सकती है कि हाँ हाँ ये चीजें आप दे दो और आपको हम पुलिस थाने से ही रिलीज दे देंगे। अगर अपराध गैर जमानतीय है तो गैर जमानतीय जैसे कि बीएनएस की धारा 64 जो रेप है, या हत्या की धारा 103 है, तो बीएनएसएस की धारा 58 के तहत पुलिस आरोपी को अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। मतलब अगर रेप कोई भी हीनियस क्राइम हो, जैसे रेप हीनियस है, हत्या हो गया, उसके बाद डकैती हो गई, ये सब जितने भी हीनियस क्राइम्स हैं उसमें क्या करना है कि बीएनएसएस की धारा 58 के तहत आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करके वो मजिस्ट्रेट के समक्ष, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है, जो भी है। अब हमने आपके लिए एक नोट भी लिखा है। ऐसे अपराध जिनमें 7 वर्ष तक की सजा है, ऐसे अपराध जो जितने भी हैं जिसमें 7 अंडर 7 ईयर है, उसमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती और पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को थाने से सिर्फ नोटिस देकर छोड़ दिया जाएगा। मतलब जिसमें 7 साल से नीचे की सजा हो उसमें पुलिस द्वारा किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, सिर्फ उसको नोटिस देकर छोड़ दिया जाएगा। और जब पुलिस कोर्ट में चालान पेश करेगी उस दिन उस व्यक्ति को सीधे कोर्ट में हाजिर होना होगा और कोर्ट से जमानत लेनी होगी। यह दिशा निर्देश हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जजमेंट है आरुणेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2000 AIR 2014 का ये मामला है, जिसमें ये जजमेंट दिया गया है। तो इस पे आप लोगों को फोकस करना है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद पुलिस मजिस्ट्रेट से आरोपी की पुलिस कस्टडी मांगती है, जिसको हम पीसी कहते हैं अंग्रेजी में, पुलिस कस्टडी पीसी। इसका मतलब आरोपी थाने में उसको लेके जाना होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं थाने में ले जाए। जैसे हीनियस क्राइम में क्या होता है कि हाँ पुलिस के पास साक्ष्य नहीं मिले तो पुलिस क्या करती है उस घटना कैसे हुई, तो कहाँ हुई, हथियार कहाँ छुपा के रखा है, या कौन कौन लोग अपराध में शामिल थे, इसकी जानकारी के लिए पीसी पुलिस कस्टडी पुलिस लेती है और मजिस्ट्रेट से कि हाँ हमको जो अब बीएनएसएस की धारा 187 के तहत मजिस्ट्रेट के ऊपर कि आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजना है या नहीं। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है जिसमें मनु भाई रतिलाल पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2012 का मामला है। उसके बाद यदि पुलिस कस्टडी में भेजना है तो बीएनएसएस की धारा 187(3) के तहत, सब क्लॉज 3 के तहत पुलिस कस्टडी 15 दिन से अधिक नहीं होगी। मतलब 15 दिन से अगर जो भी पीसी में जाता है वो 15 दिन से ज्यादा की कस्टडी नहीं ले सकते एक बार में। और यदि पुलिस कस्टडी में नहीं भेजना है तो मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को जुडिशियल, जिसको हम जेसी कहते हैं, जेसी कस्टडी में भेज दिया जाएगा। फिर आरोपी को जमानत देने की पावर मजिस्ट्रेट के पास ही रहेगी। जब देखता है कि हाँ पुलिस कस्टडी, मजिस्ट्रेट को लगता है कि पुलिस कस्टडी में भेजने की जरूरत नहीं है तो फिर क्या वो जेसी में जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है। और फिर उसके बाद जब बेल वगैरह करवानी होती है तो एक्यूज्ड को सीधा मजिस्ट्रेट के हाथ से ही बेल मिलेगी। लेकिन यह मामला सेशन कोर्ट का है द्वारा विचारणीय, जैसे कि हीनियस क्राइम जो भी हत्या रेप का मामला तो मजिस्ट्रेट बीएनएसएस की धारा 232 के तहत प्रक्रिया पूरी करने के बाद केस को सेशन के पास कमिट कर देगी, सुपुर्द कर देगी।
मतलब जितनी भी प्रोसीजर रहेगा उसको पूर्ण करने के बाद सेशन कोर्ट के पास कमिट कर देगी फाइल को, क्योंकि बीएनएसएस की धारा 23 के तहत मजिस्ट्रेट के पास केवल उन अपराधों का विचारण करने की शक्ति है जिसमें केवल 3 वर्ष की सजा हो। मतलब मजिस्ट्रेट के पास सिर्फ 3 वर्ष तक के अपराध, 3 वर्ष के जितने भी अपराध हैं वो उसका सिर्फ उसके पास पावर है कि हाँ उनकी सुनवाई कर सकती है, या जिसमें सजा 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो, या अभी इसमें जो ये नई चीज है सामुदायिक सेवा, ये नई चीज, नई हमारे बीएनएसएस में नया ऐड किया गया है कि इसकी सजा भी दी जा सकती है। जबकि बीएनएसएस की धारा 22 के तहत सत्र न्यायाधीश, जिसको हम सेशन जज के बोलते हैं, के पास मृत्यु दंड देने तक का पावर होता है, शक्ति होती है। इसीलिए गंभीर धाराओं में किए गए अपराधों की सुनवाई मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते। इसके इसीलिए मजिस्ट्रेट को केस सत्र न्यायालय के पास सुपुर्द करना पड़ता है। जो भी मजिस्ट्रेट होता है वो सुपुर्द कर देता है सेशन न्यायालय में। चलिए आइए जानते हैं हम आरोपी द्वारा जमानत या अग्रिम जमानत कैसे लेना है। अगर कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है या फिर भाग गया है, वह आरोपी अपने अधिवक्ता के माध्यम से बीएनएसएस की धारा 482 के तहत कोर्ट में अग्रिम जमानत, जिसको हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं, का आवेदन दायर करके जमानत ले सकता है। फिर पुलिस द्वारा, या अगर पुलिस द्वारा चार्जशीट दायर हो गई है तो पुलिस या कोर्ट के सामने समर्पण करके बीएनएसएस की धारा 480 के तहत मजिस्ट्रेट की कोर्ट से और धारा 483 के तहत सेशन कोर्ट से, सत्र न्यायाधीश जिसको हम कहते हैं, कि कोर्ट से रेगुलर बेल, जिसको हम नियमित जमानत कहते हैं, ले सकता है। शिकायतकर्ता या पीड़ित विक्टिम चाहे तो उसी कोर्ट में बेल में आपत्ति, जैसे क्या होता है कभी कभी कि हाँ पीड़ित जो होता है वो कहता है कि मतलब इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए, तो क्या है वो बेल के टाइम पे ऑब्जेक्शन कर सकता है और कि इसको बेल, एक्यूज को बेल ना मिले, तो उस बेल के खिलाफ वो अपर कोर्ट में या हाई कोर्ट, जिसको हम सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, बीएनएसएस की धारा 483(3) के तहत बेल कैंसिलेशन फाइल कर सकता है, ऑब्जेक्शन लगा के, और जो भी अपर कोर्ट होते हैं उसमें बेल कैंसिलेशन फाइल कर सकता है, जिससे कि आरोपी को जमानत ना मिले, और यदि मिल गई है तो उसकी जमानत रद्द हो जाए। चलिए आइए हम जानते हैं कि पुलिस द्वारा केस में इन्वेस्टिगेशन करना, सबूत इकट्ठा करना, कैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जो भी एविडेंस होता है वो कलेक्ट करती है। ऊपर बताई गई सभी कार्रवाई एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद पुलिस का काम होता है कि वो केस की निष्पक्ष जांच करे, मतलब निष्पक्ष जांच करना है उसको पुलिस को, और कोर्ट में चार्जशीट फाइल करे। जो व्यक्ति पुलिस केस की जांच, जो भी पुलिस वाला होता है, एसआई वगैरह जिसको हम बोलते हैं, टीआई भी कई कई जगह पे बोलते हैं, केस की जांच करता है, उसे आईओ अर्थात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं। आईओ की केस की जांच करता है, घटना की जगह, घटना कहाँ घटित हुई है, न उसका नक्शा बनाता है, जरूरी कागजात, कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं उसको पटवारी बनाता है नक्शे को कि घटना कहाँ हुई, इसलिए इसमें हमने मेंशन किया पटवारी। जरूरी कागजात, जो एविडेंस के जब घटना हुई उस समय और उसके आसपास घटना के स्थल पे और क्या क्या एविडेंस हैं, उस केस से रिलेटेड क्या है, उसको सबूत को इकट्ठा करता है, और डिपार्टमेंट से लेता है, और गवाहों के धारा 180 बीएनएसएस के में बयान दर्ज कराता है। ये सारे इकट्ठा करने के बाद कागजात, जितने भी उसके पास नक्शा, मौका देख के, और भी जितने भी घटनास्थल पे एविडेंस मिलते हैं उनको कलेक्ट करने के बाद गवाह जो होते हैं, क्योंकि हर केस में गवाह लगते हैं, तो गवाहों के लिए धारा 180 बीएनएसएस में गवाहों का बयान दर्ज कराता है। अगर आईओ जांच में यह पाता है कि शिकायतकर्ता ने शिकायत झूठी की है या उसका कोई आधार नहीं मिल रहा है कि घटना घटित हुई है, फॉल्स केसेस हैं, तो पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर
आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए तो पुलिस, ऐसा अगर कोई साक्ष्य ना मिले उसके बावजूद आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, तो पुलिस बीएनएसएस की धारा 189 के तहत फॉल्स, जिसको हम एफआईआर कहते हैं, या क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट के सामने फाइल करके केस को खत्म कर सकता है। इसको आमजन लोग बोलते हैं कि हाँ, हमारे एफआईआर में एफआर लग गया है। तो और इसमें अगर एफआर लग जाता है किसी केस में, और तो शिकायतकर्ता के पास एक मौका होता है कि ऐसी स्थिति में वो क्या करे। जो भी पीड़ित होता है शिकायतकर्ता, वो प्रोटेस्ट पिटीशन कोर्ट में जो चार्जशीट प्रेषित हुई है जिसमें एफआर लगा है, सॉरी, जिसमें एफआर लगा है, तो उसमें प्रोटेस्ट पिटीशन, जिसको जो बीएनएसएस की धारा 210(1) के तहत केस को आगे चला सकता है, और बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकता है कि मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे। मतलब उसमें प्रोटेस्ट कर सकता है कि हाँ, मतलब फॉल्स केसेस पुलिस द्वारा सही से इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई है, और ये सारी चीजें बता के और प्रोटेस्ट उसका विरोध कर सकता है। अगर ऐसा नहीं तो पुलिस के पास आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, तो फिर आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट, चालान, जिसको हिंदी में चालान, अंतिम प्रतिवेदन, इस्तिगासा, अभियोग पत्र फाइल कर दी जाती है। मतलब अगर लगता है कि हाँ, आरोपी के खिलाफ कुछ है, तो ये सारी चीजें फाइल कर दी जाती है। यदि आरोपी के पास पुख्ता सबूत है तो पुलिस द्वारा उसे झूठा फंसाया गया है और उसके ऊपर गलत रूप से एफआईआर दर्ज की गई है, तो एफआईआर को निरस्त, एफआईआर को जिसको हम कहते हैं, करने के लिए बीएनएसएस की धारा 528, इसमें हम हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होता है, हाई कोर्ट जाके और उसको हम एफआईआर को क्रैश करा सकते हैं, जिससे एफआईआर हमारी निरस्त हो जाती है। उसके बाद बीएनएसएस की धारा 187(3) के तहत पुलिस द्वारा किसी भी क्रिमिनल केस में चार्जशीट फाइल करने की समय सीमा 60 से 90 दिन तय की गई है। जो चार्जशीट कभी कभी पहले क्या रहता था कि हाँ, काफी एफआईआर पंजीकृत हो गया और चार्जशीट फाइल नहीं होती थी, 6-6 महीने, साल भर पड़ी रहती, तो इसलिए निर्धारित समय सीमा निर्धारित की गई है कि हाँ, 60 से 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी है, जो कि केस की धाराओं पर निर्भर करती है। जो केस बड़ी धाराओं में रजिस्टर्ड होते हैं, अर्थात मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से ऊपर की सजा के होते हैं, ऐसे मामलों में 90 दिन में पुलिस को कोर्ट में चार्जशीट फाइल करनी है। बाकी अन्य सभी धाराओं में 7 दिन में पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी होती है। यदि पुलिस समय पर चार्जशीट, जो भी टाइम पीरियड समय दिया गया है उसके अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं करता, तो बीएनएसएस की धारा 187, जिसको हम डिफॉल्ट बेल कहते हैं, डिफॉल्ट बेल कहते हैं, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी को जमानत मिलने का अधिकार है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसमें हम डिफॉल्ट बेल भी इसको कहा जाता है। लेकिन यह समय सीमा का नियम तभी लागू होगा जब आरोपी जेल में हो और उसकी जमानत नहीं हुई हो। ध्यान देने वाली बात है कि ये तभी लागू होगा कि हाँ, चार्जशीट में देरी हो रही है और हमको इसका डिफॉल्ट बेल का अधिकार मिलना चाहिए। जब आरोपी जेल में हो, उसकी अंतिम जमानत नहीं हो, तभी। अगर आरोपी जमानत पर जेल से बाहर हो तो पुलिस चार्जशीट फाइल करने में 60 या 90 दिन से ज्यादा भी लगा सकती है। इसमें कोई कहानी यही नहीं है कि हाँ, उसके अंदर ही कर दे। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि चार्जशीट जो जब पुलिस फाइल करती है, जो आईओ होता है हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जब चार्जशीट है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या वो जब्त करता है, सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या और साक्ष्य, सबूत या बयान जो भी होते हैं। क्रिमिनल केस ट्रायल की चार्जशीट में ये चीजें शामिल की गई हैं। पहला, नंबर 1, दोनों पार्टी, शिकायतकर्ता, पीड़ित और आरोपी का नाम मेंशन होना चाहिए। जो हमारी पार्टी है, बोथ पार्टीज, सबका, और जो कंप्लेनेंट है, एक्यूज्ड है, उनका सबका नाम होना चाहिए। नंबर 2, अपराध की सूचना की प्रकृति, मतलब अपराध की प्रकृति, सूचना कैसे, उसकी इंफॉर्मेशन कैसे मिली, इसके बारे में, कि पुलिस को अपराध की सूचना कैसे प्राप्त हुई और कैसे मिली। तीसरा, शिकायतकर्ता और पीड़ित की शिकायत, जो शिकायत उसने की है, उसकी इंफॉर्मेशन
कि कहाँ से है, कैसे है, क्या है। चौथा, पीड़ित और आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट। जो भी घटना घटित हुई है उसमें उसको वो अगर चोट लगी है, कोई भी ग्रीवियस हर्ट है या जो भी चीजें हैं, उसकी मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए। पांचवी है आरोपी की गिरफ्तारी से संबंधित पेपर, उसको गिरफ्तार किया गया, कहाँ से गिरफ्तार किया गया है, उसकी सूचना उसके रिलेटिव्स को दी गई थी, अन्य सारी चीजें ये होनी चाहिए। छठवीं चीज है गवाहों के बीएनएसएस की धारा 180 के बयान। जो गवाह, जो आई विटनेस हैं या और भी अन्य गवाह हैं जिसने सुना है, उनके उनके बयान जो हो वो रिकॉर्ड होने चाहिए, उसमें होना होना चाहिए। सातवां है आरोपी से जब्त किया गया हुआ सामान या हथियार जो भी है, जब आरोपी गिरफ्तार हुआ है तो उस समय उसके पास क्या क्या चीजें थी, क्या वेपन थे, उनके बारे में कि हाँ और भी क्या उसके पास सामान थे, वो सारी चीजें दर्शाना होता है। आठवां है घटना स्थल का नक्शा। जब कोई भी एफआईआर, जब कोई भी घटना होती है तो उस समय उस घटना पे किस तरीके से, कहाँ घटना घटित हुई, उसके आसपास क्या है, सारी चीजों का एक नक्शा तैयार किया, जिसको नक्शा मौका करते हैं, नक्शा तैयार किया जाता है, वो चीजें सम्मिलित होती है। और नौवां है अन्य कोई केस से संबंधित पेपर, जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं या कोई कुछ रिलेटेड और है कि हाँ ये उस केस के लिए है, या कोई एविडेंस है जो जरूरी, जैसे जिसमें सीडीआर हो सकता है, कॉल डिटेल्स रिपोर्ट जिसको हम सीडीआर कहते हैं, कि हाँ उसका लोकेशन कहाँ था मौके पे ये क्यूज का, तो वो सारी चीजें हम शामिल, उसको वो पेपर हम शामिल कर सकते हैं। 10वां है बीएनएसएस की धारा 178 के तहत वीडियोग्राफी और फॉरेंसिक रिपोर्ट। जैसे हीनियस क्राइम में क्या होता है कि हाँ जैसे रेप वगैरह के जो केसेस हैं उसमें फॉरेंसिक टेस्ट जरूरी होता है। कुछ और भी केसेस होता है जिसमें फॉरेंसिक की जरूरत होती है, मेनली तो रेप में होता है, और लेकिन उसके साथ साथ फॉरेंसिक की अन्य चीजों में तो और अब इसमें ऐड कर दिया गया है कि हाँ वीडियोग्राफी, आपके पास कोई वीडियो एविडेंस है तो वो चीजें आप संलग्न, इसके साथ साथ और भी चीजें हैं जो लगता है कि हाँ आईओ को लगता है कि ये इस केस से रिलेटेड है, वो उसमें सम्मिलित कर देता है। मेनली ये 10 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो एक चार्जशीट के अंदर होनी चाहिए। अब ये हमारा पहला भाग था। अब दूसरा भाग हम नेक्स्ट डे फिर बताएंगे आपको कि हाँ ट्रायल कैसे होता है, कोर्ट में केसेस कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं और कैसे आगे। ये तो हमारी आज तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट जब तक वो कैसे फाइल करती है, सारी चीज होगी। अब कल कोर्ट में कैसे चीजें चलेगी, क्या ट्रायल रहेगा, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा और कैसे कैसे बयान होंगे, इन सब चीजों के बारे में हम आपसे कल डिस्कस करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।